देखो इसी में आइसोमेरिज्म में स्टार्टिंग से करते हैं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। देखो आइसोमेरिज्म का सही मीनिंग ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। अच्छा, जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, नहीं, ये जरूरी ही नहीं है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज डिफरेंस का मतलब क्या है? जैसे देखो कि कम से कम एटलीस्ट वन फिजिकल या फिर केमिकल, कम से कम दोनों कंपाउंड में या इससे ज्यादा अगर कंपाउंड पास में तो कम से कम ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम, या फिर दोनों, या तो केमिकल भी डिफरेंट हो और फिजिकल भी डिफरेंट हो। तो कम से कम इतना तो आपको देखना पड़ेगा, इसमें तो इतना होने चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने लिखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? दो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि या तो हमारे पास इसका एक अल्कोहल हो सकता है या तो एक ईथर हो सकता है। इसमें से या तो एक अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। तो जैसे अल्कोहल हमने लिखा तो C3H7OH, जिसको हम प्रोपेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेनॉल कहते हैं। और या तो फिर सेम का कोई ईथर हो जाए, CH3O C2H5, नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल नहीं, डाई एथिल ईथर कहाँ से होगा भाई? एथिल मेथिल ईथर है ना, क्योंकि एक तरफ CH3 है ना, तो इसे कहेंगे एथिल मेथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी पाई जाती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये जो है वो सोडियम मेटल से रिएक्ट डायरेक्टली नहीं करेगा, ये कर सकता है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट है, जिनको कहते हैं हम लोग क्या, इन्हें एक दूसरे का आइसोमर कहेंगे। ठीक है, अब किस टाइप के आइसोमरिज्म कहेंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब इसकी दो कैटेगरीज है। सबसे पहली है स्ट्रक्चरल, है ना, स्ट्रक्चरल। मिस्टेक क्या लिख रहे हैं हम? स्ट्रक्चरल। और सेकंड है स्टीरियो। स्टीरियो, स्टीरियो को ही कहीं कहीं स्पेस आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म भी कह देते हैं। ठीक है, तो हमें दो तरीके से पढ़नी है, स्टीरियो पढ़नी है और स्ट्रक्चरल पढ़नी है। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसको सेपरेट कर लेते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कहते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को MF लिख रहे हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन बट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होंगी, वो तो आइसोमेरिज्म की पहचान है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, तभी तो नाम है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। करेक्ट। अब इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फिर से कई सारी कैटेगरीज हैं। जैसे हम लोग, हमें जो पढ़ना है हम लोगों को वो है सबसे पहले तो चैन। स्ट्रक्चर किस बेस पे डिफरेंट? तो चैन डिफरेंट होगी। करेक्ट। सेकंड है पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। ठीक है, थर्ड है रिंग चैन, रिंग चैन। फिर है फंक्शनल, फंक्शनल। ठीक है,
उसके बाद है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, उसके बाद है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो इतनी सारी आइसोमेरिज्म हमको पढ़नी है। कौन कौन सी? चैन, पोजीशन, रिंग चैन, फंक्शनल, मेटा एंड टॉटो। ठीक है, तो ये 6 टाइप की आइसोमेरिज्म हमको डिस्कस करनी होगी। ठीक है, इसमें से सब सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो एकेडमिक सिलेबस है, बाकी कंपटीशन में तो सारी है ना, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या चैन आइसोमेरिज्म की चैन आइसोमेरिज्म क्या कहती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म, ओके। तो सबसे फर्स्ट पहला है हमारे पास चैन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म में क्या क्या करना है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये है क्या चीज एक्चुअली। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, कार्बन चेन। ठीक है, या कह देते हैं कि डिफरेंट मोड, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन कैसी है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, ऐसा भी लिख सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो ब्रांच हो सकती है, ब्रांच्ड कंपाउंड ब्रांचेस हो सकती हैं, और वो सिर्फ स्ट्रेट चेन हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, तो या तो ब्रांचेस में होगा या तो चेन के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो डिफरेंट हो सकता है ना, स्ट्रेट चेन या तो ब्रांचेस, CH3 करेक्ट। अब देखो इसके एग्जांपल्स सुनते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है C3, एक पहले काम करिए, C1, C2 एंड C3। इन कार्बन तक तो बेटा केवल एक ही आइसोमर बनेगा। ठीक है, एक ही आइसोमर पॉसिबल है और कोई आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन का मीथेन है, इसको आप कहां से रीअरेंज कर पाएंगे, है ना। अगर 2 कार्बन है तो भी आप अरेंज नहीं कर सकते, आप चाहे जहां से लिखेंगे चाहे जैसे लिखेंगे आपको ऐसे ही दिखेगा वो। 3 कार्बन का है तब भी यही सेम केस है कि आप कहीं से अरेंज कर ही नहीं सकते। अगर आप इसको सोचिए कि अरेंज करके इसको उठाकर हम यहां लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 बहुत करेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, लेकिन ये दोनों चीजें सेम है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, उधर सेम। तो चेन आइसोमरिज्म 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन तक आपको सेम मिलने वाली हैं, उनमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिली। इसलिए कहते हैं कि C1, C2, C3 पहले 3 मेंबर एल्केन्स में कोई एल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर में कोई चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। फिर आती है C4 से, स्टार्टिंग होती है C4 से, C4H10, यह एक एल्केन है। अब इसके आइसोमर्स हमको देखने हैं, तो कार्बन कहने का मतलब चेन आइसोमर देखने हैं, तो ये देखो कितने तरीके से तुम कार्बन को रीअरेंज कर पाओगे, है ना। तो हमने लिखा कि ये हमारे पास 4 कार्बन जो स्ट्रेट चेन में है। उसके बाद एक बार हम कह सकते हैं कि 3 तो हमारे स्ट्रेट चेन में होगा और 1 हमारा ब्रांच हो जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज अगर तुम्हें दिख रही हो तो बताओ। बाकी हाइड्रोजन को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। कार्बन को बताओ कि कार्बन में क्या और कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो हमें तो नहीं लगता कि आप लोग कहोगे कि हाँ, तो कोई भी और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, केवल यही पॉसिबिलिटीज थी जिनको आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से C4 वाले के 2 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे। इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। ये IPC नेम वाला नहीं है, आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं, या तो आप नहीं आइसोब्यूटेन कहिए तो आप लिखिए 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, अब चेन आइसोमर की बहुत अच्छी पहचान ये है कि अगर आप IPC नेम में लिखते हो
तो जो रूट वर्ड आएगा, जैसे ब्यूट आया यहाँ पे प्रोप आया, ये डिफरेंट होंगे, रूट वर्ड डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे ब्यूटेन है, ब्यूट रूट वर्ड 4 कार्बन का, यहाँ पे 3 कार्बन का। या दूसरे वर्ड्स में कहिए कि प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे, 1 2 3 4, प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होंगे, तो वहां पे क्या होगा, चेन आइसोमर माना जाएगा। तो ये C4 की बात हुई। अगर मान लो कि हम 5 कार्बन की बात करते हैं, C5H12 लेते हैं तो जैसे C4 में 2 आइसोमर बने थे, यहाँ पे हमको 3 आइसोमर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 आइसोमर्स कैसे, जैसे देखो ये 5 स्टेट चेन में हो गए, फिर ये हमारा 4 स्टेट चेन का हुआ, एक ब्रांच हो गई, फिर ये हमारे ज्यादा हो गया, ये हमारे 3 स्टेट चेन की और 2 ब्रांचेस हो गई। तो इस तरीके से 3 चेन आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। ठीक है, इसको कहेंगे एन पेंटेन या सिंपल पेंटेन, इसे कहेंगे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, या इसका आईपीएसी नाम होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। देखो रूट वर्ड चेंज हो गया ना, 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, और इसका हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन, रूट वर्ड फिर से चेंज हो गया, यहां ब्यूटेन, यहां पेंटेन और यहां पे प्रोपेन। इसको हम एक और कह सकते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से C5 के 4 डिफरेंट। अब ये बात है कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है, कैसे हम कह रहे हैं कि इनमें डिफरेंस होता है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन की, तो ब्रांचिंग को ध्यान से देखो, तो यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ पे एक भी ब्रांच नहीं, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है। ठीक है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स की बात होती है या किसी भी मॉलिक्यूल, अगर ब्रांचेस इंक्रीज हो रही तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मतलब है कि उसमें ब्रांचेस नहीं है, ब्रांच इसमें 2 ब्रांचेस थी, एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसमें एक ही ब्रांच थी, थोड़ा सा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कोई ब्रांच नहीं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी एग्जांपल ले लिया है बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट में कैसे डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी। अगर मान लो, अच्छा एक बात और है कि जरूरी नहीं है कि एल्केन्स में ही आप देखो, आप और किसी में भी तो देख सकते हो ना। मान लो कि हमने कहा कि हमारे पास है C4H8, तो अब ये एल्केन तो नहीं है, ये तो एल्कीन है ना, क्योंकि ये फिट बैठ रहा है CnH2n पर, है ना। तो ये क्या है, एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन में कैसे चेन आइसोमर बनेगा, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये होगा, ये ब्यूटीन हो गया। तो अब इसके चेन आइसोमर अगर हमको बनाने हैं तो क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं चेंज करनी है, बस इतना ध्यान रखना है हमको, पोजीशन चेंज नहीं करनी है। तो हमने क्या लिखा, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से, तो एक ये हो गई। ठीक है, क्या और कोई पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, तो बेटा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, सिर्फ इस ब्यूटीन के सिर्फ यही 2 चेन आइसोमर्स पॉसिबल है। मैं पोजीशन की बात तो कर ही नहीं रहा, पोजीशन करोगे तो एक और बन जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ठीक है, एक यहां, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में भी एक बनेगा, तो उसकी बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो हम चेन आइसोमर की बात कर रहे हैं, पोजीशन में हमें नहीं इन्वॉल्व होना है। और देखो जैसे मान लो हमने कहा कि C4H8O, इस तरीके से एक हमारे पास इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये तो वो नहीं है, C4H10O ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 2n+2, ये है एल्कोहल और ईथर की पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ एल्कोहल देखेंगे, है ना। तो ये किसका है, एल्कोहल का, CnH2n। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 एंड O। यही ईथर का भी होता है, एल्कोहल का भी, फिलहाल हम एल्कोहल मेंशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है ब्यूटेनॉल। अब अगर इसको हम किसी और तरीके से रिएजेंट करने की कोशिश करें तो CH3 CH
CH3 CH2OH। ऐसे ही तो अरेंज हो सकता है ना। और कैसे अरेंज हो सकता है? नहीं तो प्राइमरी अब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चेन आइसोमर यही, बस चेन आइसोमर ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह हैं उनकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, उनकी पोजीशन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे OH की पोजीशन हर तरफ से 1 पे है तो 1 पे ही है, वो 2 पे हम नहीं लेंगे। 2 पे ले जाएंगे तो फिर वो पोजीशन का एग्जाम्पल मान लिया जाएगा। ठीक है, वो पोजीशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से और भी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे हमने कहा कि C5H10O, तो इसका एल्डिहाइड अगर हम ले लें तो CH कैसे बन जाएगा? ये एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला है। इसमें हम लिखते हैं CnH2nO। तो ये एल्डिहाइड और इसमें एल्कोहल और ईथर था, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन होता है। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन इसका, तो इसका ही बन सकता है CH3 CH2 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 एंड CHO। अब ऐसे आप इसकी कार्बन की चेन चेंज कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा चेंजेस ला दीजिए। CH3 CH CH3 CH2 एंड CHO इस तरीके से तो चेंज हो गया ना। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे? CH3 C CH3 CH3 एंड CHO। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे के क्या है? चैन आइसोमर ही तो होंगे। तो ये चैन आइसोमर की बात हो गई। ठीक है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली है। ठीक है, अब ऐसे आप इसको करिएगा C6H14 का, C6H14 के चैन आइसोमर बनाने की कोशिश करिएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एल्केन्स के केस में C7 C8 ये सब नहीं पूछे जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आइसोमर्स बनने लगते हैं ना, 75 39 है ना 13, ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इनको नहीं पूछ। C6 तक ही आपसे पूछा जाएगा कि C6 के चैन आइसोमर्स, C6H14 के चैन आइसोमर्स बनाइए, मैक्सिमम यही तक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। अच्छा, एक और चीज बताएं कि मान लो कि हमने कुछ ऐसा बना दिया इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, बताओ इनमें से कौन सा चैन आइसोमर एक दूसरे के चैन आइसोमर की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता? 3 है, 3 में से कोई एक पेयर है जो चैन आइसोमर कहलाता है, दूसरा नहीं कहलाता, कौन है? तो देखो, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो यही दोनों हैं जो चैन आइसोमर है। ये तो चैन आइसोमर इनका नहीं हो सकता, किसी और का है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो इसमें 6 है, तो ये चैन आइसोमर इनका, यही दोनों एक दूसरे क्या है? चैन आइसोमर्स। ऐसा भी ध्यान रखिए, कभी पूछ ले तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम होने चाहिए ना कम से कम। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ सेम होना चाहिए, केवल चैन में डिफरेंस होना चाहिए बस, और कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो सेकंड पे आते हैं। सेकंड है पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। देखो, पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम लेके चलना है, सेम MF, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट लेकिन क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है? डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन। अब बात यह है कि पोजीशन किसकी, डिफरेंट पोजीशन किसकी? चाहे तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में है तो उसकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन फंक्शनल ग्रुप हो जाए, ठीक है, या फिर कोई एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, या कोई और सब्स्टिट्यूएंट है, कोई और सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के साथ साथ, और या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, इन सब का जो पोजीशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पोजीशंस क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे देखिए, अगर मान लो कि हमने लिखा ब्यूट 1 इन, ठीक है, ब्यूट 1 इन, इस तरीके से।
अब इसको हमने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। तो ये 1 इन और 2 इन, देखो पोजीशन में डिफरेंस है। पोजीशन आइसोमर में यही तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम उनका आईपीसी नेम लिखते हैं तो हमारा रूट वर्ड सेम आता है, सेम। सिर्फ पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट है ना, मल्टीपल बॉन्ड्स वगैरह की पोजीशन में डिफरेंस हमें दिखाई देता है बस, बाकी कोई डिफरेंस हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, जिनको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। इसी तरीके से देखो कि मान लो कीटोन है हमारा कोई, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है 3 ओन है। अब ऐसे ही हमने बना दिया जिसमें हमने लिखा यहाँ पे 2 ओन है, तो ये 3 ओन, ये 2 ओन। ठीक है, तो इसे कहेंगे पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटेन 2 ओन, दिस इज नॉट ई 2 ओन। ठीक है, तो पोजीशन डिफरेंट है, ये थर्ड कार्बन पे है, सेकंड 1 पे नहीं आ सकता ओन, इसलिए 1 ओन नहीं लिखा गया, तो इसे कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इसी तरीके से देखो जैसे हमने लिखा यहां पे OH, ठीक है, तो ये ब्यूटेनॉल है, मैं कार्बन नहीं पूरे किया हूं, आप लोग समझ जाइएगा, ब्यूटेनॉल है ये। इसी तरीके से अगर मैंने इसको क्या कहा कि टर्मिनल पे न लगा करके सेकंड पे लगा दिया, तो ये ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। ये 1 ऑल था जिसको ब्यूटेनॉल लिखते हैं, ये ब्यूटेन 2 ऑल लगा दिया। और ठीक है, अगर मैं चाहूं कि चलो ठीक है मैं इस पे नहीं अब थर्ड वाले पे लगा दूं, तो थर्ड वाला और ये दोनों सेम ही होंगे, ये दोनों सेम ही है, चाहे जब इधर पास आ जाएगा इधर से काउंटिंग हो जाएगी, 2 ऑल ये भी है, 2 ऑल ये भी है, तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता चला इधर तक खिसकाते आओ, ऐसा नहीं। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो 2 पोजीशन आइसोमर्स इसके मिलेंगे। ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स में अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो रिएक्टिविटी में भी डिफरेंस होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस है ना, और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस तो है ही है ना। तो ध्यान रखिएगा कि केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज में इनमें डिफरेंस है ना। अगर रिएक्टिविटी देखोगे तो 2 ऑल वाले की रिएक्टिविटी कम होगी और 1 ऑल वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, कुछ प्रॉपर्टी में इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे देखो हमने लिखा कि हमारा कोई फार्मूला लिया है, जनरल फार्मूला, उसमें लिखा है CnH2n+2O। कोई जो हमने जनरल फार्मूला दिया है वो इस जनरल फार्मूले पर कोई फार्मूला फिट बैठ रहा है, CnH2n+2O। जैसे कि एग्जांपल से समझो, पहले देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपका एक एल्कोहल होगा और एक ईथर होगा, 2 फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा हमें पोजीशन बताई ना, फंक्शनल में कहा कूद गया यार, है ना। अभी तो हमको क्या बताना है, पोजीशन में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो और पोजीशन में क्या देखा जा सकता है, जैसे मान लो ये है, हम तो आपको बिना बताए ही आगे जंप कर गए, है ना। जैसे देखो ये है Cl, ठीक है, इस तरीके से Cl क्लोरो। अब ये क्लोरो को कहाँ लगा दिया, ये 5 हो गए और ये सेकंड पे लगा दिया Cl। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब थर्ड पे भी तो पॉसिबिलिटीज है ना, तो 5 कार्बन और थर्ड पे Cl लगा दिया, तो ये तीनों पोजीशन अलग अलग है, ये 1 क्लोरोपेंटेन, ये 2 क्लोरोपेंटेन, ये 3 क्लोरोपेंटेन। तो है तो पेंटेन ही, बस 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, पोजीशन आइसोमर्स। करेक्ट। अब आते हैं फंक्शनल में, थर्ड नंबर फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स में क्या है वो देखो, इसमें होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। जैसे इसके एक पूरी लिस्ट है ना, पूरा ग्रुप बने हुए। जैसे मान लो कि हमने कहा कि हमारे पास है CnH2n-2 टाइप का कोई कंपाउंड, है ना, कोई जनरल फार्मूला दिया है और वो इस जनरल फार्मूले कोई फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो इस जनरल फार्मूले में फिट बैठ रहा है ना। तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटीज तो है डाई इन की, जिसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, डाई इन, एक तो हो जाएगा कि डाई इन होगी,
और एक होगा एल्काइन, एक तो एल्काइन होगी। तो इस जनरल फार्मूला के दो फंक्शनल आइसोमर पॉसिबल हैं, डाईइन और एल्काइन, दो टाइप के। कैसे? जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, आपको दिया कि C5H8। तो अब देखो क्या ये जनरल फार्मूला इस पर फिट बैठ रहा है? तो बिल्कुल बैठ रहा है। C5H8 और देखो 5 का डबल 10, 10 माइनस 2 8। तो यहाँ देखो n का डबल, डबल में से 2 कम। तो इसमें क्या होगा, हमने इस तरीके से 5 लिया। अब 5 में देखो इस जनरल फार्मूला पे अगर बैठ रहा है तो दो, डाई इन और इन, यानी दो बार डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, और एक और कहीं लगा दो आप, ठीक है। बाकी H आप पूरा कर दो, यहाँ पे 2 H होंगे, यहाँ पर एक ही H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, और यहाँ पे आपका 3 H होंगे। तो ये हो जाएगा 2H, कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना भी नहीं, ठीक है। तो CH2 CH CH इस तरीके से, है ना, सब कुछ सेम है। 8 हो गया, 3 + 2 + 3, है ना। अगर इसकी और क्या पॉसिबिलिटीज है, हमने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है, C5 से। तो 3 + 2 5 और 3 8 और 5 कार्बन। तो इस तरीके से ये आपका एल्काइन है, नाम है पेंटाइन। तो पेंट 2 आइन, 1 2 की बात नहीं करें क्योंकि पोजीशन में चला जाएगा वो, है ना। और इसको बोलेंगे पेंट 1,3 डाईइन, डाईइन। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में होते हैं। जैसे देखो और क्या हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और O। अब अगर इस जनरल फार्मूला फिट बैठ रहा है तो इसके दो हैं, पहले पिछले पे देखा था, एक तो अल्कोहल होगा और एक क्या होगा, ईथर होगा। जैसे एग्जांपल में देखो, मान लो हमने आपको दिया C3H8O। तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये अल्कोहल हो, C3H7OH, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH। या तो ऐसा हो कि ईथर हो, CH3O C2H5। तो ये है क्या, ईथर, और ये क्या है, अल्कोहल। तो आप जो फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है उसका जनरल फार्मूला देख लो किससे मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप बड़े आराम से उसका फंक्शनल आइसोमर बना सकते हो। तो ये तो फिर आता है, मान लो कि CnH2n और O, ठीक है, इस तरीके से CnH2nO, ठीक है। तो इसके जो आइसोमर्स होंगे दो होंगे, एक होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और एक क्या होगा, कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल में कि मान लो हमने लिया CnH2n और O की बात कर रहे थे ना, मान लो हमने लिया C3H6 CnH2n, N का C का डबल H और एक O। तो इसके मैंने बोला एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड का मतलब क्या, एल्डिहाइड में CHO होना चाहिए। तो 3 कार्बन का CHO यानी प्रोपेन एल्डिहाइड, यानी कि प्रोपेनल। तो हो जाएगा CH3 CH2 एंड CHO, और एक हो जाएगा कीटोन। तो कीटोन में क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 यानी कि एसीटोन, ठीक है। और ये हो जाएगा एथेनल यानी एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आइसोमर की कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर जो डिफरेंट हो रहा है ना, भले फंक्शनल है, एक पर्टिकुलर नाम है फंक्शनल आइसोमर्स, लेकिन है तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ठीक।